It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग। स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डेटसन रेडिगो AMT के बारे में। मैं AMT का रिव्यू करूंगा आज, और मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू कर चुका है। इनकेस आप मैनुअल 800cc या इसके इंटीरियर्स एक्सटीरियर ये सब चीज़ें गो थ्रू करना चाहते हो तो आई कार्ड पे मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज। मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूं और सबसे पहले AMT का रिव्यू लेके आया हूं। गाइस देखो, एक चीज़ है इस गाड़ी के साथ में कि अब बहुत ही प्यारे लुक्स आते हैं, तो इस गाड़ी के बारे में मैं पूरा तो बताऊंगा, लेकिन ड्राइव पार्ट पूरा बताऊंगा और एक्सटीरियर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल अगर मेरे पास पहली बार आए हो तो इंस्टाग्राम पर हिट कर कीजिए मुझे, और नई गाड़ी खरीद रहे हो, दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो, आई प्रॉमिस यू टू ऑफर दी बेस्ट प्राइसिंग्स इन दिल्ली NCR ऑन एनी मैन्युफैक्चरर। कहीं पर भी आप गाड़ी खरीदोगे किसी भी मैन्युफैक्चरर से तो बेस्ट प्राइसेस एंड क्विकेस्ट डिलीवरी मैं क्लेम करता हूं। नीचे जाके जो है वो फॉर्म फिलअप कीजिए ताकि आप भी बेनिफिट उठा सको, एंड ओनली फॉर इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स। तो इंटरेस्टेड हो, 1-2 महीने बाद का आपका प्लान है तो तब भी आप यहां पर फिलअप कर सकते हो। गाइस मैं जानता हूं आप एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका है। तो ड्राइव पार्ट जो है वो इस वाली टाइमिंग पे लिखा हुआ है। फिलहाल मैं जो है वो आपको गाड़ी पे लेके चलता हूं और यहाँ पर कैरेक्टर लाइंस हल्के से ही नजर आएंगे। बहुत ही छोटा सा जो है ये बोनेट आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा। LED DRL काफ़ी बड़ी सी जो है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, और ये कुछ अभी शायद कैमरा जस्टिस ना कर पा रहा हो तो जल ना रही हो। फॉग लैम्प भी कुछ इस तरीके की दी गई है, हालांकि हल्का सा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के हिसाब से जो है वो इस बम्पर को रखा गया है, तो थोड़ा सा प्लास्टिक जो है वो कम ही यूज़ की गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेडलाइट यूनिट जो है यहाँ पर भी एक ऐसे DRL-ish इम्प्लांट दिया गया है, बट दिस इज कंप्लीट रिफ्लेक्टर। ब्लैकिश ट्रीटमेंट जरूर आ गई है, जैसे आप क्विड में भी देखते हो। टर्न इंडिकेटर, क्लियर लैंप्स एंड हेडलैम्प यूनिट आपको यहाँ देखने को नजर आएगी। एक बहुत ही बड़ी सी जो है वो ग्रिल आप यहाँ पर देखोगे गाइस। ये जो ग्रिल है ये डेटसन से इंस्पायर्ड ग्रिल है, दोनों तरफ आपको क्रोम लगता है। ये पहले पता है इमेजेस जब आउट हुई थी तो बहुत बड़ी ग्रिल लगती थी, बट ऐसा ओवरडन नहीं लगता कि ओवरडन क्रोम कर दिया हो। यहाँ पर भी लिप्स दी गई हैं और काफ़ी अच्छी लग रही है फ्रंट लुक से। रियर प्रोफाइल में भी मैं चेकआउट करा देता हूँ, लेकिन पहले साइड प्रोफाइल गाइस। साइड प्रोफाइल में देखियो एक बहुत ही बड़ा सा विंडो एरिया, मेरे ख्याल में इस सेगमेंट में सबसे बड़ा विंडो एरिया है यहाँ पे। और कलर्ड ही आपको जो है वो हैंडल बार्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको की मिलता है क्योंकि पैसिव कीलेस एंट्री नहीं है और एक्टिव कीलेस एंट्री है। 165/70 रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं जो कि इस सेगमेंट में मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे हैं। सबसे बड़ी जो है यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी 187 की, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि डुअल टोन्ड जो है यहाँ पर व्हील कवर आपको मिलते हैं, काफ़ी एलॉइश अपील देते हैं। यहाँ पे व्हील आर्च पे भी जो है वो आपको मार्किंग नजर आएगी। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ORVM में नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि ये जो ORVM है आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, नॉट इलेक्ट्रिकली। पीछे चलते हैं गाइज, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ी सी गंदी हो गई क्योंकि हम लोगों ने ऑफ रोडिंग करी थी इस गाड़ी के साथ में यहीं पर कुछ। और यहाँ पर डेटसन की बैजिंग, रेडिगो की बैजिंग यहाँ पर जो है वो किसी प्रकार का डिफॉगर नहीं नजर आएगा, और ना ही हाँ ये रहा स्टॉप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर दी गई, बिल्कुल नाइसली प्लेस्ड है। थोड़ा सा ऊपर अगर रूफ रेल की तरफ लेके चलूँ तो कोई रूफ रेल ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर मार्किंग्स दी गई हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। और नीचे बम्पर पे ज़रा बात कर लेते हैं। नीचे का जो बम्पर है वो दोनों तरफ ही रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, 3 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जबकि इस सेगमेंट में 2 ही ऑफर करती हैं मैन्युफैक्चरर्स। एक काफ़ी अच्छा बूट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो बाकी सब चीज़ें जो है वो हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। ये जो है मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि कुछ इस तरीके की गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगती है। सो अब केवल ड्राइव सेक्शन पे चलते हैं, तो ड्राइव पे जरूर जाइए और वहाँ पर एंजॉय कीजिए बाकी सब चीज़ें। सो गाइस आपके फेवरेट पार्ट पे आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आप इसकी ड्राइव जानना चाहते हो। AMT का रिव्यू शायद तक अभी तक नहीं आया है इंटरनेट पे, तो दिस इज द फर्स्ट डेटसन रेडिगो जिसका हम AMT रिव्यू करने वाले हैं। 1000cc की गाड़ी है और तकरीबन 68 PS की पावर प्रोड्यूस करती है 1000cc में, और लगभग 95-96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। गाइस कुछ इस तरीके की इसकी की फॉर्म मिलने वाली है आपको यहाँ पे, और ये देखो लॉक अनलॉक का बटन कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। सो ये लॉक अनलॉक का बटन है। एनीवे मैं यहाँ पर जो है की फॉर्म को डालता हूँ और एयर कंडीशनिंग यूनिट को फिलहाल बंद करता हूँ ताकि आपके लिए मैं इनिशियल पिकअप चेक कर सकूँ। देखो 3 मोड्स आ रहे हैं, रिवर्स मोड, सिंपल मोड है, न्यूट्रल मोड और फिर लास्ट में ड्राइव मोड। ठीक है,
और इधर मैनुअल मोड दिया गया, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ यार। ऑलराइट, तो अभी मैं न्यूट्रल पे हूँ और मैं पहले ड्राइव पे डाल के अब दिखाता हूँ कि ये क्रीप कितने स्पीड पर क्रीप करती है एक्चुअली। तो ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे क्रीप कर रही है गाइस। देखो अभी कोई भी पैडल मैंने ऐसा नहीं दबाया हुआ, ना स्टीयरिंग व्हील टच किया हुआ है। तो मैं पहले इनिशियल पिकअप यहाँ पर जो है वो ज़रा चेक करते हैं। सो गाइस, जो इस AMT का इनिशियल पिकअप है वो ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली 1000 सीसी का इंजन है और ये एंट्री लेवल हैचबैक है, तो आपको ऐसा कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स वाला इनिशियल पिकअप नहीं मिलेगा। अच्छा इनिशियल पिकअप है 1000 सीसी के हिसाब से, और जब आप गाड़ी को चलाते हो तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक ठीक इंजन के साथ में ये गाड़ी दी गई है। जो इंजन के NVHS हैं वो ऑब्वियसली हायर एंड पे है, थोड़ा सा आवाज़ आपको केबिन तक आती है, या तो इंसुलेशन प्रॉपर नहीं की गई है, इंसुलेट अगर प्रॉपर की गई है तो रिफाइंड इंजन नहीं है। और जब रिफाइंड इंजन नहीं होता है तो ऑब्वियसली फिर आवाज़ अंदर तक आती है। जैसे आप 2000 के क्रॉस करते हो, 2200 के आसपास जो है वो क्रॉस करते हो, तब इंजन आनी जो है वो इंजन नॉइज जो है वो अंदर आने लग जाती है। NVHS जो है वो डाउनर या हायर साइड पे है NVHS जो है। रोड नॉइज नहीं आएगी आपको, केवल इंजन नॉइज आएगी, और हार्शनेस नहीं है कि आलतू फालतू की चीज़ें या रेटलिंग नॉइज है सच नहीं है गाड़ी के अंदर की, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हो। गाइस अब देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्यू की, तो आप खुद ही देख पा रहे होगे कि बहुत बड़ी इसकी विंडशील्ड है। मेरे ख्याल में ये वर्टिकली को ज़्यादा इंजीनियर की गई है, वर्टिकली ज़्यादा बड़ी बनाई गई है, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से व्यू काफ़ी बड़ा मिलता है, एरी सा लगने लग जाता है इसका कैबिन जो है, और बहुत ही छोटा आपको यहाँ पर टर्निंग रेडियस देखने को मिलता है। तो मैं अभी पहले यहाँ पर टर्न कर लेता हूँ, बहुत ही छोटा सा है टर्निंग रेडियस, मेरे ख्याल में 4.8 के आसपास ना हो, या शायद उससे भी कम ना हो, और तकरीबन ऐसा कुछ जो है वो यहाँ पर टर्निंग रेडियस है। देखो बड़े आराम से मुड़ गई, मुझे कोई खासी समस्या नहीं हुई। और व्यू की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, ए पिलर जो है वो है तो थोड़ा सा थिक, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है व्यू को। जब भी आप गाड़ी को इधर से उधर मोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि व्यू जो है वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज आ गया उसमें या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है जी। और व्यू काफ़ी सही है। पीछे का IRVM जो है वो भी काफ़ी ठीक है, हालांकि ये डे नाइट IRVM नहीं है, आपको इसमें केवल डे IRVM ही मिलता है। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की गाइस। देखो स्टीयरिंग व्हील पे जो है वो थंब कंटूर दिए गए हैं, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, डेटसन की बैजिंग आपको बीच में मिलती है, एंड दोनों तरफ ही जो है ये देखिए दोनों तरफ ही हॉर्न आपको मिलेंगे। हॉर्न की पिच जो है वो थोड़ी सी कोनिकल सी रखी गई है, ऐसा लगेगा कि हल्की सी चुभ सकती है शायद आपके कान में। यहाँ पे सिल्वरिश फिनिश है, कोई भी बॉटम एज सच नहीं है, बॉटम या फ्लैट स्टीयरिंग आपको नहीं है। लेकिन इस स्टीयरिंग को लेके मैं काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट स्टीयरिंग है, और सिटी में हो चाहे हाईवे पे हो ये ट्रबल ज़्यादा नहीं करता, और काफ़ी स्मूथ इसका स्टीयरिंग में ज़रूर इसको मार्क करता हूँ। एर्गोनॉमिक्स जो है वो इजीली यहाँ पर चीज़ें, मेरे हाथ वगैरह जो है वो सब जा रहे हैं, टच रिस्पॉन्स इंफोटेनमेंट सिस्टम का काफ़ी ठीक है, और लाइट्स एक्चुअली इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो लाइट्स के मामले में ज़रूर मैं ये कहूँगा कि अच्छी लाइट्स यहाँ पर रखी गई है। ABC और A, B एंड C पैडल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच पैडल, तीनों जो है वो काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। हालांकि छोटे ही हैं वो, लेकिन काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं, उनमें स्पेसिंग दी गई है, और ऐसा कोई डेड पैडल तो यहाँ पर नहीं दिया गया, बट स्पेस काफ़ी है क्लच के लेफ्ट साइड में। अगर आप अपना पैर रखना चाहो विदाउट एनी डेड पैडल तो भी आप रख सकते हो। ये पैर मेरा यहाँ पे हल्का सा टच तो होता है। ऑब्वियसली ये कॉम्पैक्ट और एंट्री लेवल की हैचबैक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और इस तरफ जो है वो जब मैं मैनुअल चला रहा था, मैनुअल विंडो वाली चला रहा था, तो यहाँ पर मेरा अटक रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है। और ये लॉन्ग रन में जो है मेरा पैर आराम से मैं यहाँ पर ईजिली रेस्ट कर सकता हूँ गाइस। ड्राइव की बात करें तो ये बहुत इजीली 120 के आसपास तक जो है वो चली जाती है, और उसके ऊपर अगर आप चलाओगे तो आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करोगे। एंट्री लेवल हैचबैक है यार, ये समस्या आपको आनी है, क्योंकि इंजन ऐसा नहीं होता, छोटी बॉडी होती है, तो वो हाई स्पीड पर ऑब्वियसली वॉबल करती है, परेशान करती है आपको। तो यहाँ पर आप सेफर साइड पर 120 के आसपास या उससे नीचे ही चलाओ, ये मेरा सजेशन रहेगा। किसी भी एंट्री लेवल, चाहे वो ऑल्टो क्यों ना हो, क्विड क्यों ना हो, इवन मैं तो वैगनार और ये टियागो वगैरह को भी 120 से नीचे ही रिकमेंड करता हूँ कि आप उससे नीचे ही हाईवे पे इसको क्रूज करो। एयर कंडीशनिंग यूनिट इज़ डिसेंट, नॉट दी बेस्ट। इससे अच्छे एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
क्विड का इससे पुअर एयर कंडीशनिंग यूनिट है, क्विड का मुझे सच में कुछ खास नहीं लगा। इसका भी डिसेंट है, नॉट दी बेस्ट। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये लगा देगी आपको जो है वो यहाँ पर कूल डाउन करने में। अगर आप कुछ 45 या 40 से 45 के आसपास टेम्परेचर में हो तो 10-15 मिनट बड़े आराम से लगाएगा इसका एयर कंडीशनिंग यूनिट। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, 180 की मार्क करता है। अब ये AMT में चला रहा हूँ ना, तो AMT में क्या है कि आपको टेकोमीटर नहीं दिया गया, तो वहाँ पर डिजिटल आपको टेकोमीटर भी मिलता था जो अगर आप इसकी मैनुअल खरीद रहे हो तो। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। हाईवे पे जो है वो आपको काफ़ी स्मूथ ड्राइव मिलेगी, कंफर्टेबल मिलेगी, सीट्स आपको इजीली ग्रैब कर लेंगी ये हाईवे पर भी। और जब आप इसको सिटी में चला रहे होंगे ना गाइस, तब आप नोटिस करोगे कि इसका स्टेयरिंग, इसके सस्पेंशन वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टर किए गए हैं। तो सिटी राइड्स हो, पॉटहोल्स को कवर करने में तकलीफ हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगी आपके लिए। और सीट्स मैं जैसे बता रहा था काफ़ी कुशनी हैं। अगर आप गर्मी में चल रहे हो तो यहाँ पर कमर पे बहुत पसीना आता है क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स इन सब चीज़ों में नहीं होती और एयर कंडीशनिंग यूनिट केवल फ्रंट फेसिंग होती है, तो फिर यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ होती है। बट ये फैब्रिक की बनी हुई है, कोई समस्या नहीं है उसमें, और आपको सपोर्ट करती हैं। जब आप वेट रहते हुए आपको पसीना ज़्यादा आ रहा होता है। और अब मैं इसके मैनुअल मोड को चला के देखता हूँ। मैनुअल मोड पर मैंने यहाँ पर करी, सेकेंड गियर पे है अभी। गियर स्विच होने में लगभग 1.5 सेकंड का टाइम जो है वो ले लेता है यहाँ पे। AMT है, ऑब्वियसली इतना टाइम तो लेगा ही यहाँ पे। और थोड़ा सा लैगी ज़रूर मैं कहूँगा, हल्का सा लैग ज़रूर है AMT में। वो इसी वजह से है क्योंकि ये AMT है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। अगर AMT होते हैं तो वो हल्का सा टाइम लेते हैं, लेकिन ये समस्या नहीं आएगी आपको कि जैसे कि टियागो में बहुत बड़ी समस्या है कि आप अगर किसी भी ओवरटेक कर रहे हो किसी भी कार को, तो वो पहले तो 1-1.5 सेकंड तो सोचने में लग जाता है कि ये हाई RPMs हैं तो मैं पीछे गियर करूं या आगे गियर करूं। तो फिर उसमें थोड़ा सा थिंकिंग टाइम जो है ना वो उस AMT का, टियागो का, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जिस वजह से प्रॉब्लम है। इसके जो गियर्स हैं वो थोड़े से टॉल हैं। अगर आप इसको ड्राइव मोड पे डाल दोगे तो देखोगे कि गियर जो है वो 60 पे बदल रहा है, सेकंड से थर्ड पे 60 पे जा रहा है, फिर थर्ड से फोर्थ पे जाएगा 80 पे, और फोर्थ से फिर फिफ्थ जो है वो 110-120 के ऊपर जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अभी फिलहाल सेकंड गियर पे है, और जब 60 क्रॉस होगी तब ये जो है वो थर्ड गियर पे डालेगा। 40 चला गया, कोई चेंज नहीं। 60 आते ही जो है वो गियर चेंज करेगा। अब यहाँ पर 80 आते ही जो है वो तुरंत गियर चेंज करेगा, देखना। देखो चौथा गियर, मैं 100 पे चला गया ऑलमोस्ट, लेकिन चौथा गियर अभी तक नहीं लगा। तो ये थोड़ी सी है कि टॉल गियर हैं, काफ़ी शॉर्ट नहीं रखे गए। तो सिटी में अगर आप चलाओगे ना इन गियर के साथ में, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार शॉर्ट होने चाहिए थे गियर, की मुझे अभी नीड है सिटी में गियर शिफ्ट की। तो उसकी वजह से आप मैनुअल पे शिफ्ट कर लो और अपने अकॉर्डिंग जो है वो फिर चलाओ। एजिंग करनी हो, कॉर्नरिंग करनी हो, आपको स्टेबल है गाड़ी, कोई समस्या नहीं आएगी। स्टेयरिंग आपका बहुत सपोर्ट करने वाला है इस चीज़ में। और AMT जो है वो, AMT के ऊपर मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने एक रिव्यू बना चुका है ऑलरेडी। AMT के ऊपर मैं रिव्यू कर रहा हूँ बेसिकली। तो AMT मुझे काफ़ी ठीक लगा। इट इज़ बेटर देन टाटाज AMT एनी डे। मैं कहूँगा कि किसी भी दिन अगर आपको टियागो AMT लेनी हो ना, भैया बेटर है ये ले आना, या टियागो का मैनुअल ले आना अगर आपको इसका AMT खरीदना है तो। ये मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करता हूँ। तो AMT इसका काफ़ी ठीक है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अप टू द लेवल ऑफ मारुतिज, बिकॉज मारुति मेक्स द बेस्ट AMT। हालांकि एक चीज़ और है मज़ेदार कि मारुति का जो मैन्युफैक्चरर है AMT का और जो टाटा का मैन्युफैक्चरर है AMT का, वो दोनों ही एक ही हैं, एक ही मैन्युफैक्चरर है, दोनों एक आउटसोर्स करते हैं अपने AMTs। बट स्टिल मारुति का जो AMT है वो, उनकी थिंकिंग पावर थोड़ी कम है और गियर शिफ्ट शॉर्टर एंड पे हैं, जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं ईजिली। सो गाइज, ये तो था इसका ड्राइव रिव्यू। बाकी अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पर 3 ही गाड़ियां हैं। पहले ये गाड़ी है जो है वो रेनो क्विड, दूसरी है ये टियागो, तीसरी है वो है ऑल्टो। लेकिन उसमें 1000 सीसी ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ऑल्टो K10 हटा दी गई है और उसकी जगह लेके आ गए हैं एस्प्रेसो। एस्प्रेसो का AMT इससे वे बेटर है एंड आई एम रियली श्योर अबाउट इट कि इससे वे बेटर है। लेकिन एस्प्रेसो के साथ में और भी कमियां हैं, जैसे कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है ऑब्वियसली 1000 सीसी में, ये वैल्यू फॉर मनी है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो उसके अंदर आते हैं लेकिन अभी भी उसके अंदर मिस आउट कर दिए गए हैं।
सो ये भी चीज़ है। एनीवे अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब आप इस गाड़ी को खरीद रहे हो, लुक्स के मामले में इट इज़ हैविंग दी बेस्ट लुक्स, ऑलमोस्ट दी बेस्ट। क्विड का भी काफ़ी अच्छे लुक्स हैं। ऑल्टो इज़ नॉट हैविंग द बेस्ट लुक्स इन दिस सेगमेंट। स्पेस इसके अंदर क्विड से भी ज़्यादा है और ऑल्टो से भी ज़्यादा। तो इन केस योर स्पेस स्पेस जो है वो आपके लिए मैटर कर रहा हो, तो ये आपके लिए गाड़ी बिल्कुल है। और वैल्यू फॉर मनी, अगर इसके आप छोटे वेरिएंट भी देखो या और वेरिएंट्स भी देखो, तो क्विड और ऑल्टो 800 दोनों से ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी के साथ में ये गाड़ी आती है यहाँ पे। ठीक है जी, खत्म बात। अब कंक्लूड कर लेते हैं कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं। मेरे राय में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो क्विड से बेटर है, बट नॉट अप टू द मार्क ऑफ ऑल्टो। उसकी प्लास्टिक क्वालिटी वे बेटर है ऑल्टो की। आप इस गाड़ी के साथ में जा सकते हैं निश्चिंत। एंड अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है, दिल्ली एनसीआर में रहते हो, तो नीचे फॉर्म दिया गया है, या किसी भी मैन्युफैक्चरर की गाड़ी खरीदनी है तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। तो आप नीचे जाके फॉर्म फिलअप कीजिए। मैं अपने बिहाफ पर बेस्ट डील आपको प्रोवाइड करूंगा, क्विकेस्ट डिलीवरी के साथ में, ऑल अक्रॉस द दिल्ली एनसीआर, किसी भी मैन्युफैक्चरर में, ओनली फॉर इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स। अगर आप अभी 2-3 महीने बाद सोच रहे हो तो 2-3 महीने बाद ही आप जो है वो वहां पर जाके साइन इन कीजिएगा। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।